अध्याय 501 विश्वासघात। समोआ का प्यारा सपना ज्यादा देर तक नहीं चला। देर रात के शोर ने उसकी अचानक नींद उड़ा दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने शहर में आग लगा दी हो। समोआ ने भौहें चढ़ाईं। जरूर डार्क मून के बेरहम लोगों का ही असर होगा। ये सब कब खत्म होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सेना की निगरानी में टाउन मोडो पर फिर से कब्जा कर पाओगे? जनरल, लेफ्टिनेंट लियज ने जल्दी से सूचना दी, शहर में कई महत्वपूर्ण जगहों पर आग लगी है। बैरक के पास बहुत जहरीला कोहरा छा रहा है और कई सैनिक जहर के प्रभाव में हैं। धिक्कार है। समोआ को पता था कि यह फिर से डार्क मून ही होगा। ये दुश्मन सेना के विरोधी नहीं है, लेकिन इस तरह की उत्पीड़न की रणनीति वाकई परेशान करने वाली है। लगता है शहर में अभी भी कई दुश्मन जासूस बचे हैं। मैंने आग बुझाने और पहरेदारों को मजबूत करने के लिए लोगों को भेजा है, लेकिन जहरीले सैनिकों को संभालना बहुत मुश्किल है। सामान्य विषण औषधि भी काम नहीं करती। केवल जादुई शक्ति ही इसे मुश्किल से काबू कर सकती है, लेकिन हमारे पास जादूगर बहुत कम हैं। इनमें से ज्यादातर जहरीले सैनिक 2 रियासतों से हैं। जादूगर को पहले हमारी सेना के सैनिकों की मदद करने दो। ये सुनकर समोआ थोड़ा निश्चिंत हुआ कि सिर्फ कुछ ही नेदर हाइड्रा सेना को जहर दिया गया था। जहां तक उन 2 लोगों की बात है जो श्रेय लेने के लिए उसके पीछे आए थे, उसने उन्हें दिल से नीचा देखा। समझ गया जनरल, लायज ने जवाब दिया और जाने ही वाला था कि एक सैनिक ने जल्दी से खबर दी, जनरल, शहर के दक्षिण में जंगल में आदमियों और घोड़ों का एक बड़ा समूह मिला है। लगता है यही दुश्मन की मुख्य सेना है। पिछले कुछ दिनों से समोआ डार्क मून की लगातार परेशान करने वाली चालों से परेशान था। उसे डर था कि कहीं वह दुश्मन के नाजुक हिस्से पर वार न कर पाए। तभी दुश्मन की मुख्य सेना के पास आते ही उसने अपनी मुट्ठी लहराई, अब दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। समोआ ने जल्दी से एक सेना इकट्ठी की और दक्षिणी जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जैसी कि उम्मीद थी, दुश्मन की सेना शुरुआती छिटपुट टुकड़ियों से कहीं ज्यादा थी। घनी मशालों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कम से कम दसियों हजार लोग थे। हालांकि समोआ की सैन्य शक्ति के सामने वे अभी भी उससे बहुत दूर थे। डार्क मून आर्मी साफ तौर पर तैयार थी। समोआ की सेना को आते देख उनके पास पहुंचने से पहले ही बाणों की वर्षा शुरू कर दी गई। समोआ ने दुश्मन के बाणों की अति दूरी को पहले भी कई बार देखा था, इसलिए वह बिना तैयारी के नहीं था। एक आदेश पर आगे की पंक्ति में कई बड़ी ढालें खड़ी हो गईं और पीछे की पैदल सेना ने भी अपनी बकलरें ऊपर उठा लीं। बेशक इस तरह की रक्षा व्यवस्था सीमित थी। इसके अलावा अंधेरे में बाणों को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। बाणों की एक बौछार के बाद कई सैनिक गिर पड़े, लेकिन पिछले घात की तुलना में मारक प्रभाव बहुत कमजोर हो गया था। दानव क्षेत्र के उन्नत तीरंदाजों के पास 3 चरणों वाली निरंतर निशानेबाजी की रणनीति थी। तीरंदाजों को 3 दलों में बांट दिया गया था और वे बारी बारी से तीर चलाते थे। तीरों की वर्षा कुछ देर तक अनवरत जारी रही, जिससे नेदर हाइड्रा सेना को पास आने से रोक दिया गया। समोआ ने चुपचाप तीरों के बीच के अंतराल की गणना की। प्रतिद्वंद्वी के अगले 3 तीरों के शुरू होने का इंतजार किए बिना उसने तुरंत अग्रिम सेना को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक बाणों की वर्षा में बहादुरी से दुश्मन की ओर दौड़े तो जमीन पर एक जोरदार धमाका हुआ। सीमा के भीतर मौजूद सैनिक उड़ गए और उनके टूटे हुए अंग हर जगह बिखर गए। यह एक वीभत्स दृश्य था। धिक्कार है, यह एक जादुई अंधेरी खदान है। समोआ को उसने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि दुश्मन इतनी जल्दी जंगल में क्यों आ गए, जबकि उन्होंने बहुत देर से हमला नहीं किया था। यह अंधेरी खदान ज्यादा देर पहले ही नहीं लगाई गई होगी। इस विराम के साथ ही बाणों की वर्षा पुनः शुरू हो गई। नीदर हाइड्रा लीजन, घबराओ मत, अपनी संरचना बनाए रखो, समोआ चिल्लाया। दूसरी और तीसरी सेना हमला करो। दूसरी और तीसरी सेना 2 सरदारों की सेनाएं थीं। एक सरदार बोला, जनरल, जादुई अंधेरी खदान बहुत शक्तिशाली है, मुझे लगता है हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके मन में एक जानलेवा भावना छा गई। समोआ की आंखें लाल हो गईं। अगर तूने इस वक्त कायरता दिखाई तो मैं अभी तेरा सिर काट दूंगा। हताश होकर दोनों सरदारों के पास सेना को आगे बढ़ने का आदेश देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। एक निश्चित कीमत चुकाने के बाद उन्होंने आखिरकार तोपों के गोले से जादुई अंधेरी खदान पर कब्जा कर लिया। डार्क मून आर्मी ने लड़ाई जारी नहीं रखी। वे तीरों से हमला करते हुए पीछे हट गए। बस मारक क्षमता अब पहले जैसी नहीं रही। इसके अलावा पास आ रही नेदर हाइड्रा लीजन ने भी तीर चलाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ लोग हताहत हुए। जैसे ही समोआ ने अपना लंबा चाकू निकाला और पूरी सेना को हमला करने का आदेश देने ही वाला था, एक सैनिक ने अचानक सूचना दी, बुरी खबर जनरल, टाउन मोडो में अचानक बड़ी संख्या में दुश्मन के घुड़सवार आ गए हैं। बैरक पर घात लगाकर हमला किया गया है और सारा सैन्य भोजन जला दिया गया है। क्या? समोआ आश्चर्यचकित और क्रोधित था। तुम कूड़े हो। लेफ्टिनेंट लियस भी डर से कांप रहे थे। क्या हमने पहले ही टाउन मोडो से डार्क मून आर्मी को नहीं खदेड़ दिया था? इतनी बड़ी संख्या में घुड़सवार सेना कहां से आ गई?
समोआ को यह नहीं पता था कि टाउन मोडो पर कब्जा करने के दौरान वहां कई तरह के जाल और गुप्त टेलीपोर्टेशन पॉइंट लगाए गए थे। डार्क मून आर्मी ने इन चीज़ों का फायदा उठाकर धावा बोल दिया और सैन्य भोजन को जला डाला जब समोआ अपनी मुख्य सेना के साथ दक्षिणी जंगल में गया। सेना के लिए रसद आपूर्ति एक अनिवार्य कारक थी। हालांकि सैन्य आपूर्ति अधिकारी के अंतरिक्ष उपकरणों के एक बैच में कुछ आपातकालीन भोजन रखा गया था, लेकिन लगभग 1 लाख लोगों की सेना के लिए यह एक बूंद मात्र था। सैनिकों ने जब ये खबर सुनी तो हड़कंप मच गया। इस समय राजधानी की सेना के पीछे हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घात लगा हुआ हो। ये दुश्मन की घुड़सवार सेना है। ध्यान से, तेज गति से चलने वाले सैनिकों और घोड़ों की एक टुकड़ी मुख्य सेना के पीछे दिखाई दी। इस समतल भूभाग पर घुड़सवार सेना की शक्तिशाली गतिशीलता और आक्रमणकारी गति का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। आक्रमण के कारण पीछे की संरचना अस्त व्यस्त हो गई। उन्हें घेर लो, समोआ ने चिल्लाकर कहा, सभी घुड़सवार मेरे पीछे आओ। नेदर हाइड्रा सेना मुख्यतः पैदल सेना थी, लेकिन उसके पास हजारों घुड़सवार भी थे। समोआ के नेतृत्व में वे डार्क मून की घुड़सवार सेना की ओर बढ़े। सामोर, जो आगे बढ़ रहा था, ने अदम्य शक्ति का परिचय दिया। जब भी वह दुश्मन की घुड़सवार सेना के पास से गुजरता, उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार हवा की तरह उसे 2 टुकड़ों में काट देती। हालांकि उनमें से केवल कुछ ही सामोर द्वारा मारे गए। डार्क मून घुड़सवार सेना के इस समूह की क्षमता काफी उच्च थी। उन्होंने युद्ध को लंबा नहीं खींचा और उन्होंने माउंट की गति और भौगोलिक स्थिति का पूरा लाभ उठाकर पिछली पंक्ति को कुचल दिया। यहां तक कि नेदर हाइड्रा घुड़सवार सेना भी उन्हें रोक नहीं पाए। डार्क मून की घुड़सवार सेना वास्तव में बहुत मजबूत है। समोआ मन ही मन चौंका। उसे तुरंत पता चल गया कि हालांकि ये घुड़सवार लबादे जैसी सुरक्षा में थे, लेकिन उनके हाथों में तलवारें और बकल कुछ कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, मानो ये किसी खास संगठन के हों। लेकिन समोआ ने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि डार्क मून घुड़सवार सेना का नेता, एक नकाबपोश आदमी जिसने एक लबादा भी पहना हुआ था, पहले ही यहाँ आ पहुंचा था। लबादा पहने आदमी के हाथ में लंबी तलवार लहराते ही एक काली ज्वाला फूट पड़ी। रास्ते में मौजूद नेदर हाइड्रा लीजन के सैनिक उनके पास पहुंचने से पहले ही तुरंत राख में बदल गए। डार्क फ्लेम, समोआ को लगा कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसके बराबर ही है। वह अपने घोड़े से उछल पड़ा और उसकी बैंगनी आंखें काली और सफ़ेद हो गईं। उसकी लंबी तलवार भी काली ज्वाला की परत से लिपटी हुई थी और उसने प्रतिद्वंद्वी की डार्क फ्लेम पर वार किया। उसकी चाल बहुत तेज थी। डार्क फ्लेम कई टुकड़ों में बढ़ गई और पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गई। इस छलांग के साथ समोआ ने उस व्यक्ति से दूरी पहले ही कम कर ली थी। दूसरे पक्ष ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और समोआ का सामना करने के लिए अपने घोड़े से उड़कर ऊपर आ गया। जिस क्षण दोनों आकृतियां आपस में टकराने वाली थीं, समोआ की लंबी तलवार अचानक अपने आकार से 3 गुना बड़ी हो गई और एक लंबी मूठ वाली तलवार में बदल गई। ये परिवर्तन बेहद अचानक हुआ था, जिसका अर्थ था कि प्रतिद्वंद्वी ने स्वतः ही अपनी गर्दन तलवार के सामने कर दी। समोआ ने इस चाल से कई प्रतिद्वंद्वियों को हराया था और वह सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को जल्द से जल्द काट डालने के लिए दृढ़ था। समोआ को आश्चर्य हुआ कि वह आदमी उससे बहुत परिचित लग रहा था। उसने उसकी चाल पहले ही भांप ली थी। उसके हाथ में एक बड़ी चौकोर ढाल दिखाई दी। ये लंबी तलवार चौकोर ढाल पर घूमी, जिससे एक काली आग की चमक पैदा हुई। ढाल पर हल्की सी खरोंच लगी, लेकिन कोई और नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच एक लंबी तलवार बिजली की तरह ऊपर की ओर बढ़ी। समोआ चौंक गया। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी एक कदम पीछे था। उसके कवच पर एक गहरा खूनी घाव हो गया था। अंधेरी लौ की वजह से कवच भी पिघलकर उसके घाव में बह गया। वह दर्द से कराहने से खुद को रोक नहीं पाया। समोआ का दिल कांप उठा। वह इस चाल से और ज्यादा परिचित नहीं हो सकता था। फॉलन एंजल एम्पायर के महल के सामने रीजेंट ऑब्सीडियन की निगाह में उसी चाल से एक प्रतिद्वंद्वी ने उसका फायदा उठाया और अंत में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। न केवल व्यक्तिगत प्रतियोगिता में, बल्कि उसके बाद हुई लीजन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भी वह एक बार फिर इसी व्यक्ति से हार गया। तब से वह इस प्रतिद्वंद्वी से रंजिश रखता था और जानबूझकर उसके खिलाफ जाता था। यह आप है, ये सोचकर समोआ ने अचानक कहा, लूसीफर शाही परिवार का दानव सम्राट, मध्यवर्ती अवस्था का। वो शक्तिशाली घुड़सवार सेना, जानी पहचानी बकलर और कटार, यही तो है वो व्यक्ति। जब वह विचलित था तो दूसरे पक्ष की लंबी तलवार, जो गहरी ज्वाला में लिपटी थी, सीधे उसकी छाती की ओर बढ़ी। हालांकि इससे पहले कि वह लंबी तलवार समोआ को छूती, उसका शरीर अचानक पीछे हट गया और सतर्कता से पीछे हट गया। पता चला कि समोआ के सामने हवा में एक और व्यक्ति था। ये बड़े परिवार का दानव अधिपति जीटा था, जो उसके साथ था और उसकी रक्षा कर रहा था। जीटा की शक्ति ने उस लबादे वाले नेता को मजबूती से जकड़ लिया और उसकी जानलेवा ऊर्जा बाहर आ गई। सामान्य परिस्थितियों में जीटा केवल समोआ की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और उसे उसके द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था।
हालांकि जीटा इस समय कार्रवाई करना चाहता था। डार्क मून की घुड़सवार सेना बहुत शक्तिशाली आक्रमण शक्ति रखती है और नेदर हाइड्रा लीजन इस समय उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि इस लबादे वाले नेता का सिर काट दिया जाए तो इसका दुश्मन पर निवारक प्रभाव पड़ना चाहिए। नेस्टा, सामूर चिल्लाया और उसकी लाल आंखें लबादाधारी नेता को घूरने लगीं। जीटा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ये दुश्मन मैजिक शैडो लीजन का सेनापति नेस्टा है। क्या नेस्टा ब्लडमिस्ट घाटी में डार्क मून आर्मी द्वारा फंसा हुआ बचाव की प्रतीक्षा में नहीं है? वह कैसे? लबादा पहने आदमी थोड़ा कांप उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा। जीटा लबादा पहने आदमी को पकड़ने ही वाला था कि पता चल जाए कि क्या हुआ है। उसने भौहें चढ़ाईं और भड़की हुई लपटें देखीं। लपटों में लिपटी एक आकृति अचानक हवा से प्रकट हुई और उनकी ओर मुक्का मारने लगी। जीटा को प्रतिद्वंद्वी की मुक्का की भयानक ताकत का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी प्रकट हुई। उससे ठंडी हवा के झोंके निकले जो बर्फीली मुक्का में बदल गए और मुक्का रोकने में कामयाब रहे। जब मुट्ठियां टकराईं तो कल्पना के मुताबिक कोई जबरदस्त कंपन नहीं हुआ, बल्कि बस एक धीमी सी आवाज आई, लेकिन जो शक्तिशाली बल क्षेत्र फैला उसने आसपास की हर चीज को बेतहाशा पीछे धकेल दिया। यहां तक कि दो दानव सम्राट स्तर के शक्तिशाली समोए और लबादाधारी नेता भी इससे अछूते नहीं रहे। कुछ कमजोर लोग राख में बदल गए, जबकि कुछ बर्फ के क्रिस्टल में बिखर गए। वानिम, टोरो, जीटा ने आग की लपटों में जलती हुई आकृति को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम सचमुच डार्क मून में चले गए हो। तुमने टोरो परिवार और हमारे पूरे बड़े परिवार को अपमानित किया है। वानिम उन दानव अधिपति हत्यारों में से एक था जिसने डार्क मून नीलामी में शैतानी फल चुराने की कोशिश की थी। उसे पकड़ लिया गया और फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब उसे दानव अधिपति जीटा ने पहचान लिया था, जो खुद भी बड़े परिवार से था। जल्दी करो, वेनिम ने जीटा के सवाल को अनसुना कर दिया और वह पीछे खड़े लबादाधारी नेता को चिल्लाकर बोला। नेता तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और एक प्रकार का हॉर्न बजाया। अचानक कई घुड़सवारों पर एक गहरी लाल बत्ती दिखाई दी और उनकी गति अचानक तेज हो गई। वे जल्द ही पीछा कर रहे सैनिकों से दूर हो गए और राजधानी की अग्रिम सेना के अवरोधों को तोड़ दिया। वे डार्क मून आर्मी में शामिल हो गए और जल्दी से बाहर निकल गए। जादुई छाया आक्रमण, समोआ गुस्से से चिल्लाया। लंबी तलवार पकड़े हुए उसके पो भी सफेद हो गए। जब जीटा उसे रोकने ही वाला था कि वेनिम के शरीर पर लपटें भड़क उठीं। उल्कापिंड जैसी लपटों का एक बड़ा क्षेत्र जीटा की ओर बरस रहा था। अगर जीटा बचता तो उसके पीछे खड़ा समोआ इस भयानक हमले का शिकार हो जाता। हताश होकर उसे अपनी छड़ी हिलानी पड़ी। कई गुंथी हुई ठंडी हवाएं एक बड़े जाल में बुन गईं। जैसे ही लौकाले जाल से टकराए, एक सिहरन की आवाज हुई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों की शक्ति एक दूसरे को समाप्त कर गई। वानीम ने जीटा पर कुछ हमले किए, फिर मौका पाकर वापस उड़ गया और जल्द ही रात के आसमान में गायब हो गया। जीटा वानीम को पकड़ नहीं पाया। उसका चेहरा चिंताग्रस्त था। वानीम की मूल शक्ति मुझसे कम थी, लेकिन अब बराबर है। ऐसा लगता है कि डार्क मून में जाने के बाद किसी कारण से उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। दूसरी ओर सामोर अपनी सेना के साथ डार्क मून आर्मी का पीछा करता रहा। दुश्मन को दूर होता देख उसे गुस्से से रुकना पड़ा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंधेरे में और भी घात लगाए बैठे हैं या नहीं। इस बार राजधानी की सेना को भारी नुकसान हुआ, जो दुश्मन के हताहतों से कहीं ज्यादा था। दुश्मन के घुड़सवार हमले में राशन भी जल गया। मोर्दो शहर लौटकर समोए बहुत क्रोधित हुआ। क्या आप निश्चित हैं कि घुड़सवार सेना का नेतृत्व नेस्टा ही कर रहा है? सर जीटा, मैं निश्चिंत हो सकता हूँ, समोआ ने निश्चय के साथ कहा। भले ही उसने लबादा पहना हुआ है, मैं उसकी तलवारबाजी के कौशल से परिचित हूँ, साथ ही मैजिक शैडो चार्ज से भी, जो मैजिक शैडो लीजन के लिए अद्वितीय है, और दुश्मन की लाश द्वारा छोड़े गए उपकरणों से भी। ब्लडमिस्ट वैली की मदद की गुहार जरूर एक बहुत बड़ी योजना होगी। जीटा ने सोचा, यह मामला मामूली नहीं है। हमें फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें तुरंत रॉयल हाइनेस रीजेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि वे कोई फैसला ले सकें। समोआ ने सिर हिलाया। लेफ्टिनेंट लियज ने मुंह खोला और कहा, सेना अब कम पड़ रही है। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो भी टिके रहना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, हम टाउन मोडो से वसूल कर सकते हैं। समोआ ने व्यंग्य किया, हमने इन शहरवासियों को डार्क मून के हमलावरों को भगाने में मदद की थी, तो फिर उन्हें भी कीमत चुकानी ही होगी। तुम अभी जाकर बूढ़े मेयर को ढूंढो, उनसे कहो कि वो खाना दे दें। अगर खाना कम पड़े तो सिपाहियों को हर घर में ले जाओ और सभी शहरवासियों से वसूल करो। जो विरोध करने की हिम्मत करेंगे उन्हें डार्क मून का जासूस कहकर सजा दी जाएगी। हाँ, अगले कुछ दिनों में टाउन मोडो शिकायतों से भर गया। जबरन खाना इकट्ठा करने के अलावा कई सैनिकों ने बलात्कार और डकैती जैसे कई अत्याचार भी किए। ऐसा इसलिए था क्योंकि समोआ ने जानबूझकर उन्हें रोका नहीं था और इसे ही वह मनोबल बढ़ाने वाला काम कहता था। उसे रेड स्पिरिट एस्टेट की आजीविका और खुशहाली की जरा भी परवाह नहीं थी।
सहायता के लिए आने वाले राजधानी के सैनिकों की तुलना में इससे पहले की डार्क मून आर्मी बेहद अनुशासित थी। शहरवासियों के दिलों में पहले वाली सेना घुसपैठियों जैसी ज्यादा थी। आखिरकार खौफनाक दिन कुछ समय के लिए खत्म हो गए क्योंकि समोआ को ओब्सीडियन से ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट की ब्लडमिस्ट वैली पर हमला करने और रेड स्पिरिट एस्टेट में डार्क मून आर्मी का सफाया करने का आदेश मिल गया था। जहां तक नेस्टा की बात है, जिस पर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने का शक था, ओब्सीडियन का अनुरोध था कि उसे जिंदा पकड़ लिया जाए। सामोर ने तुरंत अपनी सेना को टाउन मोडो से दूर ले जाकर ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट की ओर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। वानिम भी चेन रूई की कठपुतली में से एक था। क्या उसके पास सिर्फ 2 कठपुतली स्लॉट नहीं थे? पिछली बार से सीखे गए सबक के साथ इस बार समोआ का मार्च ज्यादा सतर्क था। वे ब्लडमिस्ट घाटी की ओर कदम दर कदम लगातार बढ़ रहे थे। इस समायोजन का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। रास्ते में परेशान करने वाले दुश्मनों को कई बार असफलताओं के बाद हार माननी पड़ी। सामोर के कदम दर कदम करीब आने के कारण राजधानी की सेना को ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वे पूरी ताकत से ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट की गहराइयों तक आगे बढ़े। ब्लडमिस्ट घाटी ठीक सामने थी। डार्क मून ने हमसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं की। या तो उनके पास युद्ध शक्ति की कमी थी या फिर वे हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। समोआ ने आत्मविश्वास से कहा, जनरल, हमारी मौजूदा ताकत के साथ दुश्मन को हमसे सीधे लड़ने के लिए कम से कम एक सेना भेजनी होगी। ये डार्क मून एस्टेट की कुल ताकत के 1/3 के बराबर है। लायज ने भौहें चढ़ाईं। मुझे नहीं लगता कि डार्क मून ये जोखिम उठाएगा, लेकिन दुश्मन बहुत चालाक है और जरूर ऐसी चालें चलेगा जैसे आग का हमला। समोआ ने वाक्य जारी रखा। आसपास के घने जंगल को देखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। लायज, आपकी सोच सही है। इस तरह का वातावरण वास्तव में आग के हमलों के लिए प्रवण होता है, लेकिन ये ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट बहुत ज्वलनशील नहीं है क्योंकि इसमें अत्यधिक ज्वलनशील ज्वाला की लकड़ी नहीं है। जंगल में मुख्य रूप से पत्थर की संटी होती है। पत्थर की संटी का ज्वलन बिंदु बहुत अधिक होता है और इसका उपयोग आमतौर पर कुछ अग्निरोधी सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि जादू में दानव अधिपति की चरम अवस्था की अग्निशक्ति भी बड़े पैमाने पर आग का कारण नहीं बन सकती, इसलिए चिंता न करें। बगल में खड़े जीटा ने हल्के से सिर हिलाया। वह जल और वायु जादू में पारंगत था और अग्नि जादू पर भी उसका गहरा शोध था, इसलिए वह जानता था कि समोआ की बात सच है। जनरल राजधानी के उत्कृष्ट जनरल होने के योग्य हैं। आप ये भी देख लेते हैं। एक सरदार ने उन्हें शाबाशी देने का अवसर लिया। एक और लॉर्ड ने भी यही बात दोहराई। डार्क मून के इस अभियान में जनरल सबसे चमकता सितारा होना चाहिए। जनरल के साथ जाना हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। दरअसल समोआ को पत्थर के बिर्च की विशेषताओं का पता तब चला जब उसने सेना को जंगल में ले जाने से पहले गाइड से जानबूझकर पूछा था। बेशक समोआ ऊपरी तौर पर चमकता सितारा जैसी तारीफों के लिए विनम्र था, लेकिन उसने मन ही मन उस पर विश्वास कर लिया। उसने कहा, उन तरकीबों का खुलासा करने के बाद डार्क मून की ताकत और युद्ध शक्ति वास्तव में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर डार्क मून सचमुच अपनी 1/3 ताकत दांव पर लगाने की हिम्मत करता है तो मैं रॉयल हाइनेस रीजेंट को एक शानदार उपहार के रूप में उन सभी को चुका सकता हूं। जैसा कि समोआ ने अनुमान लगाया था, ब्लडमिस्ट घाटी को घेरने वाली डार्क मून आर्मी को लगातार हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की और पीछे हट गए। राजधानी की सेना तेजी से ब्लडमिस्ट घाटी के आसपास के क्षेत्र में पहुंची। दूर से देखने पर घाटी का प्रवेश द्वार डार्क मून आर्मी से घिरा हुआ था, मानो उन्हें अतिरिक्त सेना के आगमन का आभास हो गया हो। ब्लडमिस्ट घाटी में आखिरकार हलचल शुरू हो गई। लड़ाई की चीखें और तेज होती जा रही थीं। घाटी के प्रवेश द्वार को घेरे हुए डार्क मून आर्मी तितर-बितर हो गई जब उन्होंने देखा कि दुश्मन आगे भी हैं और पीछे भी। हल्के लाल धुंध से घुड़सवार सेना के दल बाहर निकल आए। हल्की घुड़सवार सेना, बकलर, कटार, घेरे हुए सैनिक असल में नेस्टा और कनिता के नेतृत्व वाली जादुई छाया सेना हैं। हालांकि घुड़सवार सेना के दूर से आने से पहले ही उन्होंने देखा कि उन्हें बचाने आई मित्र सेना ने अचानक पूरे आकाश में तीर चला दिए। आगे मौजूद कुछ घुड़सवार अचानक चौंक गए और घोड़ों से गिर पड़े। नेस्टा अचंभित हो गया और चिल्लाया, ऐसा मत करो, मैं नेस्टा हूँ, राजधानी की जादुई छाया सेना का लूसीफेर। यहाँ जनरल कौन है? नेस्टा। समोआ ने सैनिकों को गोली चलाने का इशारा किया और आगे बढ़ गया। उसका व्यंग्य पूरे जंगल में गूंज उठा, क्या तुम अब भी मुझे पहचानते हो? समोआ। नेस्टा ने भौहें चढ़ाईं और चिल्लाया, तुम्हारे बचाव के लिए शुक्रिया। बिना देर किए चलो मिलकर इस घेराबंदी से बाहर निकलें। तुम्हारे साथ सेना में शामिल हो। समोआ के चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव और भी स्पष्ट था। तो फिर तुम और डार्क मून आर्मी मेरी सेना की आपूर्ति को जलाने और मेरे सैनिकों को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए और अंततः मेरा सिर काट दिया। समोआ, तुम्हारा क्या मतलब है? स्थिति अभी गंभीर है। दुश्मन की घेराबंदी पूरी होने से पहले। नेस्टा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि समोआ की हंसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। हाँ हाँ,
घेराव, बस कुछ दुश्मन तुम्हें इतने लंबे समय तक घेरे रह सकते हैं। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नेस्टा ने गुस्से से कहा, समोर, अब युद्ध का समय है, व्यक्तिगत शिकायतों की परवाह करने का नहीं। क्या तुम अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध का बदला लेना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें अपनी जान भी दे दूं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ 4000 से ज्यादा सैनिक हैं। रुको, समोआ ने तीखी आवाज में कहा। जादुई छाया सेना हार गई और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये पाप अक्षम्य है। मुझे रीजेंट ऑब्सीडियन रॉयल हाइनेस ने विद्रोही नेता नेस्टा को पकड़ने और डार्क मून और जादुई छाया विद्रोहियों का नाश करने का आदेश दिया है। ये शब्द निकलते ही जादुई छाया सेना के घुड़सवार अचानक हड़बड़ा गए। लंबे भालों से लैस सैनिकों की कतारें नीदर हाइड्रा सेना के सामने प्रकट हुईं, जो स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट रणनीति की तैयारी कर रही थीं। पीछे के तीरंदाजों ने एक साथ अपने धनुष खींचे और तीर चलाना शुरू कर दिया। जादुई छाया के सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी समय जादुई छाया से एक घुड़सवार सेना बाहर निकली और चिल्लाई, गोली मत चलाओ, मैं लाल आत्मा संपत्ति का हूं। एक तीर निकला और उसकी छाती में जा लगा। उस आदमी की आवाज अचानक रुक गई, फिर अनगिनत तीरों ने उसे और उसके घोड़े को एक हेजहॉग में उड़ा दिया। उस आदमी ने अपनी आखिरी सांस ली और दहाड़ा, हमने इतने लंबे समय तक ब्लडमिस्ट घाटी की रक्षा की है। हमने अनगिनत सैनिक खो दिए हैं और हमारी सारी रसद लगभग खत्म हो गई है। हम उस दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे जो हम पर हमला करता है या हमें लुभाता है। क्यों? इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, वह गिर पड़ा। कनिता, नेस्टा दुख से चिल्लाया। कनिता थी एल्विन, जोश का बेटा और रेड स्पिरिट एस्टेट का वारिस, जिसे गोली मार दी गई। समोआ अचंभित रह गया, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था। अगर ऐसा ही है तो मैं बगावत के नाम पर उन सब का सफाया कर दूंगा। जादुई छाया घुड़सवार सेना टिड्डियों जैसे तीरों के निशाने पर कदम दर कदम पीछे हटती गई। नेस्टा को लगातार 3 तीर लगे। वह हताश होकर चिल्लाया, हमने बिना किसी हिचकिचाहट के साम्राज्य के लिए खून बहाया और इतने दिनों तक दुश्मन के भीषण हमले का डटकर सामना किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं अपने साथी के शक के घेरे में मर जाऊंगा। क्यों? उसकी उदास आवाज आक्रोश से भरी थी। मैजिक शैडो के सभी सैनिक बेवजह नाराज थे, यहाँ तक कि नेदर हाइड्रा लीजन के सैनिक भी इससे आहत थे। समोर, तुम बेशर्म खलनायक हो, वास्तव में तुमने मुझे व्यक्तिगत द्वेष के लिए फंसाया है। महामहिम ऑब्सीडियन, क्या आपने अभी अभी उस जादुई छाया सेना को त्याग दिया है जिसने मृत्युपर्यंत आपके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी? क्या यही आपका विश्वास और पसंद है? समोआ गुस्से से चिल्लाया, रुको, तुम बागी हो, चाहे तुम्हारे शब्द और भाव कितने भी चतुर क्यों न हो, तुम वास्तविकता नहीं बदल सकते। अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो विरोध करने वालों को मार दिया जाएगा। अगर हम प्रतिरोध नहीं करेंगे तो तुम्हारे हाथों में पड़ने पर भी हम बर्बाद हो जाएंगे। नेस्टा आसमान की ओर चिल्लाया, ठीक है, अगर मैं विद्रोही भी कहलाऊं और डार्क मून की तरफ भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं। अगर मैं आज अपनी जान भी कुर्बान कर दूं तो भी मैं अपने सैनिकों को जिंदा यहां से बाहर लाना चाहता हूं। उसके पीछे के घुड़सवारों ने एक साथ तलवारें उठाईं, जनरल का मौत तक पीछा करो। समोआ ने बकवास बंद कर दी और तीरंदाजों को सीधे गोली चलाने का आदेश दिया। नेस्टा के पास घाटी के प्रवेश क्षेत्र में वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब समोआ अपनी सेना के साथ उसका पीछा करने ही वाला था, तभी अचानक उसकी आंखों में एक लाल बत्ती चमक उठी और फिर हवा में भीषण गर्मी छा गई। उसके सामने के सारे पेड़ तुरंत जल उठे। समोआ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये कैसे हो सकता है? दानव अधिपति जादूगर की चरम अवस्था भी पत्थर के संटी को नहीं जला सकती। समोआ को यह नहीं पता था कि उसकी समझ दानव अधिपति जादूगर की साधारण चरम अवस्था तक ही सीमित थी। दानव अधिपति, जो सभी जादुई चक्रों और प्राचीन रूनों में पारंगत था, की चरम अवस्था के लिए न केवल पत्थर की संटी को ज्वाला की लकड़ी से ज्यादा जलाना संभव था, बल्कि इसके एक से ज्यादा तरीके भी थे। जीटा के हाथ में एक काली छड़ी प्रकट हुई। उसने जमीन पर थपथपाया। शुद्ध जल तत्व की शक्ति आगे फैल गई, जिससे रास्ते में बर्फ बन गई। जल तत्व की इतनी प्रबल शक्ति के साथ ज्वाला चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे दबा दिया जाता, लेकिन एक अनोखी घटना घटी। जब इस जल तत्व की शक्ति पत्थर के बच के पेड़ पर लगी ज्वाला से मिली तो मानो आग में घी डालने का काम किया। आग अचानक 10 गुना ज्यादा भड़क गई और बर्फ पर तेजी से फैल गई। आग इतनी प्रचंड थी कि दूर से जादुई छाया घुड़सवार सेना भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे केवल घाटी में ही पीछे हट सकते थे। जीटा के हाव भाव भी बदल गए। जब उसकी आकृति चमकी तो वह पहले ही लपटों की सीमा से बाहर निकल चुका था। उसके दिल में और भी गहरा सदमा लगा। ये यौगिक जादू के सिद्धांत से उत्पन्न ज्वाला है, और यह वास्तव में 2 असंगत तत्वों, जल और अग्नि का मिश्रण है। अग्नि में जलते हुए जल का ये सचमुच एक अविश्वसनीय विधि है। डार्क मून के पास वास्तव में एक ऐसा शक्तिशाली जादूगर है। भयानक लपटों ने सैनिकों को बेचैन कर दिया।
सामूर को तुरंत सबसे बड़ा संकट समझ में आ गया और वह चिल्लाया, जल्दी करो, जंगल फौरन खाली करो। आगे बढ़ना अब संभव नहीं है, इसलिए हम पीछे हट सकते हैं। पीछे घना जंगल है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आग पूरी तरह भड़कने से पहले हम इस खतरनाक जगह से जल्दी से निकल सकें। हालांकि जैसा कि उन्होंने सोचा था, जब राजधानी की सेना जल्दबाजी में पीछे हटी तो आग की लपटें सभी दिशाओं में फैलने लगीं और हर जगह आग की लपटों का समुद्र बन गया। अब ज़ीटा अपनी जादुई शक्ति का अंधाधुंध इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इससे आग में घी डालने जैसा कुछ हो सकता था, जैसा अभी हुआ था। वह अपने सैनिकों पर केवल कुछ सहायक जादू का ही इस्तेमाल कर सकता था। समूह घृणा और पछतावे से भर गया, क्योंकि उसे पता था कि वह दुश्मन की चाल में फंस गया है। उसने कुछ मजबूत सैन्य अधिकारियों को आगे बढ़कर हमलों से रास्ता बनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि आग और भी तेज होती गई और पत्थर का सन्टी वृक्ष लगातार जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। भीषण गर्मी ने कई सैनिकों को बेहोश कर दिया। शायद उच्च तापमान के कारण कई सैनिकों ने देखा कि आगे का रास्ता बिना अंत के विकृत लग रहा था। कुछ घंटों बाद जब राक्षसी जानवर जल्दी से भाग गए तो अंततः एक लड़खड़ाती हुई टीम ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट के किनारे पर दिखाई दी। इस टीम में बहुत सारे लोग थे, लगभग 10,000 लोग। हालांकि जंगल में घुसने वाले लोगों की संख्या की तुलना में ये संख्या बहुत कम थी। इनमें से हर एक व्यक्ति के होंठ फटे हुए थे, चेहरे और शरीर पर जलन के निशान थे, और कुछ के चेहरे पर बहुत गंभीर जलन थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव एक जैसे थे। वे इस आपदा से बमुश्किल बच निकलने पर पूरी तरह से राहत महसूस कर रहे थे। वे अंत तक डटे रहे और मौत को चकमा दे गए। हालांकि कई साथी आग के सागर में दब गए। ये भी ज़ीटा के जादू से पूरी सुरक्षा का ही नतीजा था, वरना शायद बच निकलने वालों की संख्या बहुत कम होती। समूह का चेहरा गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। यह एक पूरी तरह से नाकामी थी। प्रतिद्वंद्वी की मुख्य सेना तक पहुंचने से पहले ही उसके सैनिकों का केवल 10वां हिस्सा ही बचा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रॉयल हाइनेस रीजेंट को इस असफलता के बारे में कैसे समझाए। इस क्षण ज़ीटा अचानक सतर्क हो गया। समूह ने भी इसे भांप लिया। कम से कम 30,000 लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके सामने प्रकट हो गई। दुश्मन की मुख्य ताकत, क्या वे अंततः प्रकट हो गए हैं? अगर कुछ घंटे पहले की बात होती तो समूह को बस खुशी ही होती, लेकिन अब वहां सिर्फ 10,000 से भी कम सैनिक बचे थे। इसके अलावा वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका था और उसकी चोटें भी काफी गंभीर थीं। समूह ने एक दुर्लभ व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाए। शुरू में तो वह दूसरे पक्ष की मुख्य शक्ति की तलाश में था, लेकिन अब इस स्थिति में उससे सामना होने की उसे उम्मीद नहीं थी। नहीं, ये तो बस दूसरे पक्ष द्वारा जानबूझकर बिछाया गया एक जाल है। शुरुआती उत्पीड़न और कमजोरी दिखाने से लेकर बाद में दुश्मन को फुसलाने तक सब कुछ इस आखिरी घातक प्रहार के लिए ही था। युद्ध का मैदान कोई दानगृह नहीं था। दुश्मन के प्रति नरमी बरतने का मतलब था खुद के प्रति क्रूरता। डार्क मून ने नेदर हाइड्रा लीजन को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने जल्दी से आसपास के इलाके को घेर लिया और धीरे धीरे घेरा कम कर दिया। सबसे आगे डार्क मून आर्मी की घुड़सवार सेना थी। वे लबादे पहने हुए थे और कटार व बकल से लैस थे। नेता एक लबादा और मुखौटा पहने एक घुड़सवार था। उसका असली चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार और चौकोर ढाल थी। एक अजीब सी तुरही की आवाज़ के साथ सभी घुड़सवारों के शरीर पर एक गहरी लाल रोशनी दिखाई दी। उनकी गति अचानक तेज हो गई, जिससे नेदर हाइड्रा लीजन से उनकी दूरी तेजी से कम हो गई। समूह, ज़ीटा और बाकी सभी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। ये घुड़सवार सेनाएं साफ तौर पर वही दुश्मन है जिन्होंने उस रात हमारा राशन जला दिया था और टाउन मोडो के जंगल में नेदर हाइड्रा लीजन से लड़ाई लड़ी थी। विद्रोही नेस्टा अब ब्लडमिस्ट घाटी की लपटों से घिरा हुआ है, इसलिए उसका यहाँ आना नामुमकिन है। इसके अलावा उन घुड़सवारों की मानसिक बनावट और उपकरणों की विशेषताएं इस दिन के उजाले में साफ दिखाई दे रही हैं। वे कुछ घाटी के सामने मौजूद जादुई छाया सेना से मिलते जुलते हैं। जो लोग जानते थे उनमें से कई ने एक दूसरे की ओर देखा। इस तरह उस रात घुड़सवार सेना वास्तव में नेस्टा के सैनिक नहीं थे। नेस्टा और मैजिक शैडो लीजन के साथ वाकई अन्याय हुआ है। क्या सैमोआ ने वाकई निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए कोई आधिकारिक बहाना बनाया और जानबूझकर उसे फंसाया? क्या यही सच है? समूह का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी बड़ी साजिश में फंस गया है, लेकिन अभी इस पर गौर करने का समय नहीं था। खैर, मुझे जल्द से जल्द दुश्मन की घेराबंदी तोड़कर इस लानत भरी जगह से भाग निकलना होगा। ज़ीटा चिल्लाया, तैरा और घुड़सवार सेना पर टूट पड़ा। सामान्य परिस्थितियों में दानव अधिपति स्तर का महाशक्तिशाली व्यक्ति चींटियों पर हमला करने की पहल करने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही ज़ीटा ऊपर उड़ा, उसके मन में अचानक एक भयानक संकट का भाव उमड़ पड़ा। उसने घुड़सवार सेना की उपेक्षा की। जैसे ही उसके पूरे शरीर की जादुई शक्ति ऊपर उठी,
उसके शरीर के चारों ओर 4 बर्फ की ढालें दिखाई देने लगीं, जिनकी चारों ओर कई परतें थीं। पलक झपकते ही उसके पीछे बर्फ की कई परतें धूल में बदल गईं। इस जबरदस्त टक्कर के बाद ज़ीटा की आंखें काली पड़ गईं। उसका शरीर आगे की ओर गिर पड़ा, लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसके पीछे हवा में एक औरत दिखाई दी। उसने काले रंग का लबादा और नकाब पहना हुआ था। उसकी टांगें बहुत लंबी लग रही थीं, लेकिन उसकी छाती में ढलान थोड़ी कम थी। ज़ीटा की पुतलियां सिकुड़ गईं। दानव अधिपति का एक और मध्यवर्ती चरण, और उसकी शक्ति की सांस मेरे ऊपर से हल्की सी ऊपर उठ रही है। वह दानव अधिपति के चरम चरण से बस एक कदम दूर है। क्या रॉयल हाइनेस ऑब्सीडियन ने डार्क शैडो साम्राज्य के साथ कोई समझौता नहीं किया था? डार्क मून के पास अभी भी इतने सारे दानव अधिपति शक्तिशाली क्यों हैं? औरत ने उसे सोचने का भी वक्त नहीं दिया। पलक झपकते ही वह ज़ीटा के सामने आ गई और उसकी मुट्ठियों ने भयानक ताकत से वार किया। उल्का में बदल जाओ और गायब हो जाओ। 10,000 काले क्रिस्टल सिक्कों के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर लगा कि वह असल में एक लड़की थी। शायद इसमें कंजूस की उपाधि भी जोड़ दी जानी चाहिए। बस उम्मीद है कि इस कंजूस को दुश्मन द्वारा धोखा नहीं दिया गया होगा। ज़ीटा को समझ नहीं आया कि 10,000 काले क्रिस्टल सिक्कों का क्या मतलब है। लड़की के शक्तिशाली और दृढ़ प्रहार का सामना करते हुए उसे सहज ही एक अभूतपूर्व खतरे का आभास हुआ। उसने तुरंत महान राक्षसों की रक्त प्रतिभा टेलीपोर्टेशन को सक्रिय किया और मुश्किल से इस प्रहार से बच पाया। दानव अधिपति की शक्ति और अपनी प्रतिभा के बल पर इस बार वह बहुत दूर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन लड़की की प्रबल इंद्रियों से बच नहीं सका। उसने तुरंत ज़ीटा के टेलीपोर्टेशन की स्थिति का अनुमान लगाया, हवा में छलांग लगाई और पलक झपकते ही उस दूरी को पार दिया। इस उड़ने की क्षमता ने ज़ीटा की पलकें झपकाईं। उसके हाथ में पकड़ी जादुई छड़ी से तेज हवा के जादुई उतार चढ़ाव निकले और एक बेहद तेज नीली बिजली लड़की पर गिरी। लड़की ने बिजली को ऐसे नहीं चकमा दिया जैसे उसने उसे देखा ही न हो। उसने कोई बचाव का तरीका भी नहीं अपनाया जिससे बिजली उसके शरीर पर गिर सके। बस 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 बस। बिजली की चमक के बीच लड़की ने अपने शरीर पर बची हुई बिजली की चिंगारियों को यूं झटक दिया मानो अभी अभी उसके पास से हवा का झोंका आया हो। वह उसी गति से ज़ीटा की ओर उड़ चली। ज़ीटा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये बिजली देखने में साधारण सी लग रही है, लेकिन यह मेरे शोध से प्राप्त मेरा मिश्रित जादू है। बिजली के अलावा इसमें जल तत्व की शक्ति भी है जो साधारण बिजली जादू से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। उसी स्तर का कोई भी महाशक्तिशाली व्यक्ति बिना चकमा दिए इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन लड़की ने ऐसा ही किया। इस समय ज़ीटा उस महान दानव की टेलीपोर्ट प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास अभी भी टेलीपोर्टेशन जादू था। वह एक बार फिर बहुत दूर टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही उसने अपनी आकृति स्थिर की, उसने तुरंत एक और जादू का प्रयोग किया। सफ़ेद धुंध के साथ मिले जहरीले बादलों के कई समूह छलक पड़े और लड़की को अपनी चपेट में ले लिया। ये दो जादुओं, जहर के बादल और बर्फीली बर्फ का विस्फोट का संयोजन था, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिर भी बेकार था। लड़की फटते जहर के बादलों के बीच से बिना अपने लबादे पर एक भी आंसू बहाए आराम से गुजर गई। ज़ीटा की पीठ पर पहले से ही ठंडा पसीना था। वह एक बार फिर बिना किसी आक्रमण जादू का इस्तेमाल किए टेलीपोर्ट हो गया। मंदता, दुर्बलता और शाप तकनीक, ये सब उस लड़की पर इस्तेमाल किए गए जिससे उसने प्रतिद्वंद्वी की गति को बाधित करने की कोशिश की थी। लड़की ने पहले की तरह सारे जादू झेले, लेकिन वह इस दुश्मन की बार बार की बेकार चालों से थोड़ी उब गई थी। उसने दूरी का अंदाज़ा लगाया और पलक झपकते ही ज़ीटा के चेहरे पर मुक्का मारते हुए उसके पास पहुंच गई। मुक्का लगने से पहले भयानक उतार चढ़ाव ने जगह को थोड़ा विकृत कर दिया था। मुक्के की गति और शक्ति को देखते हुए उस पर डिबफ जादू का कोई असर नहीं हुआ था। ज़ीटा चौंक गया। चूंकि उसने अभी अभी जादू बहुत जल्दी सक्रिय किया था, इसलिए टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल करने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने शरीर पर जादुई वस्तु का प्रहार किया और उसके शरीर के चारों ओर एक गोल पारदर्शी जादुई ढाल तुरंत दिखाई दी। लड़की का घूंसा ढाल पर लगा। पहले ठोस गोल ढाल बेहद भयानक दबाव में अंडाकार हो गई। ज़ीटा समेत वह दूर जा गिरी। हालांकि ढाल ने मुक्का रोक लिया था, ज़ीटा को कुछ नुकसान जरूर हुआ, मानो वह किसी तूफानी समुद्र में हो। वह कभी भी कुचला जा सकता था। उसकी नाक और मुंह अब दबाव सहन नहीं कर पा रहे थे और खून बहने लगा। दबाव के कारण ढाल की जादुई शक्ति बहुत कम हो गई। आखिरकार एक धमाके के साथ वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। ज़ीटा अपना संतुलन खोकर लगभग जमीन पर गिर पड़ा, मानो मौत से बाल बाल बच गया हो। जादू से प्रतिरक्षित और शक्तिशाली आक्रमण क्षमता वाली ये सभी जादूगरों की दुश्मन है। मैं इससे और कैसे लड़ सकता हूँ? लड़की को फिर से दौड़ता देख ज़ीटा इतना हैरान हुआ कि उसे अब समूह की कोई परवाह नहीं रही। उसने अपनी असाधारण क्षमता का इस्तेमाल किया और अपनी उड़ान क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से भाग निकला। भाग जाओगी? मेरे पैसे काटने वाली यह चाल बिल्कुल माफ़ करने लायक नहीं है। लड़की की आवाज़ ज़ीटा के शरीर के साथ तेज़ी से घूम गई।
एक नज़र में वह एक विशाल काले बादल जैसे शरीर में बदल गई, फिर एक हल्की भयावह चीख निकली। समूह के पास इन पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। उसे रहस्यमयी लबादे वाले घुड़सवार सेनानायक से भीषण युद्ध करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसके सामने आग की लपटों में लिपटा एक भयानक दुश्मन खड़ा था। दूसरे पक्ष ने अभी तक उस क्षेत्र का उपयोग नहीं किया था, लेकिन शक्ति के झोंके ने ही समूह के क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। टोरो परिवार का वह बुजुर्ग जिसने डार्क मून के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, दानव अधिपति वानिम। मैं बर्बाद हो गया, पूरी तरह बर्बाद। सिर्फ वही नहीं, पूरी सेना बर्बाद। झुलसा देने वाली ज्वाला ने समूह के क्षेत्र को कसकर घेर लिया था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। न जाने क्यों समूह को अचानक उस रात रहस्यमय घुड़सवार सेना के नेता से हुई मुठभेड़ का दृश्य याद आ गया। हालांकि आज उसने दुश्मन के घुड़सवार सेना के नेता को एक लबादा और मैजिक शैडो चार्ज जैसा कौशल पहने देखा था, फिर भी एक सूक्ष्म अनुभूति ने उसे बताया कि उस रात उसका प्रतिद्वंद्वी नेस्टा था। अब तक सत्य महत्वपूर्ण नहीं रह गया था, क्योंकि वह पराजित हो चुका था। विजेता ही जीतेगा, यह इतना ही सरल था। अगर वह रेड स्पिरिट सिटी वापस भाग भी जाता तो भी उसके लिए एक ही नतीजा होता, एक पराजित सेनापति के रूप में जिसकी पूरी सेना का सफाया हो जाता। नेस्टा निर्दोष था या नहीं, इसका अब कोई मतलब नहीं था। डार्क मून के सामने आत्मसमर्पण करने का भी कोई अच्छा अंत नहीं था। नेस्टा के साथ उसके झगड़े की तो बात ही छोड़िए, डार्क मून देर सवेर राजधानी की ताकत से ही नष्ट हो जाएगा। समूह को लग रहा था कि दानव अधिपति की ज्वाला में उसकी क्षेत्रीय शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। अगर वह जिंदा कैदी बनकर नहीं रहना चाहता था तो उसके पास एक ही रास्ता बचा था। अपने जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम निर्णय लेते हुए समूह के चेहरे पर एक उग्र और निर्णायक भाव उभर आया। उसके पूरे शरीर की दबी हुई शक्ति अचानक उन्मत्त हो गई, मानो उसमें नई जान आ गई हो। उसकी रक्तवाहिकाएं और मांसपेशियां भयानक रूप से फैलने लगीं। बूम! एक तरफा लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। 30,000 अच्छी तरह से तैयार कुलीन सैनिकों के खिलाफ 10,000 थके हुए सैनिक, जिनका कोई नेता नहीं था। परिणाम अपेक्षित था। कुछ दिनों के बाद रेड स्पिरिट सिटी के बाहर गठबंधन सेना की बैरक। ऑब्सीडियन ने पीला चेहरा लिए आगे की सैन्य रिपोर्ट सुनी। नीदर हाइड्रा सेना के कुल 90,000 सैनिक और 2 संपदाएं नष्ट हो गईं। नीदर हाइड्रा लीजन के कमांडर समूह की मृत्यु हो गई। 2 लॉर्ड सॉटर और जोक्स को पकड़ लिया गया। कामोन परिवार के बुजुर्ग दानव अधिपति जीटा को पकड़ लिया गया। रेड स्पिरिट एस्टेट की उत्तराधिकारी कनिता की मृत्यु हो गई। मैजिक शैडो लीजन के कमांडर नेस्टा ने 4,000 मैजिक शैडो लीजन सैनिकों को दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। ये पूर्ण पराजय थी। 90,000 सैनिक बिना किसी जीवित बचे नष्ट हो गए। जल्द ही डार्क मून द्वारा बंदी बनाए गए 3 लोगों को वापस रिहा कर दिया गया, जिनमें दोनों लॉर्ड्स और बड़े परिवार का दानव अधिपति भी शामिल था। डार्क मून ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि ऑब्सीडियन डार्क मून का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि उसने लॉर्ड्स और बड़े परिवार को डार्क मून पर विजय प्राप्त करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि डार्क मून को अन्य संपदाओं और बड़े परिवारों से कोई आपत्ति नहीं थी। डार्क मून की सद्भावना दिखाने के लिए इस बार कैदियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर लॉर्ड्स और बड़े परिवार ऑब्सीडियन के अत्याचार में मदद करने पर अड़े रहे तो डार्क मून फिर कभी दया नहीं दिखाएगा। समूह का अंत इसका एक उदाहरण था। हालांकि तीनों कैदियों को रिहा कर दिया गया था, लेकिन उन सभी पर एक अजीब सी ताकत का बंधन था। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ऑब्सीडियन और लॉर्ड्स को तीनों कैदियों से युद्ध में हुई घटनाओं के बारे में पता चला। इसमें यह सच्चाई भी शामिल थी कि नेस्टा को समूह के निजी बदले की भावना से फंसाया गया था और अंततः उसे दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी कारण से सच्चाई जल्दी ही सार्वजनिक हो गई। यही बात कनिता की हत्या, रेड स्पिरिट एस्टेट में राजधानी सेना के विभिन्न अत्याचारों इत्यादि की खबरों पर भी लागू होती है। पूरा रेड स्पिरिट एस्टेट इस बात पर चर्चा कर रहा था कि रीजेंट ऑब्सीडियन ने अपने वफादार मंत्री को विद्रोह करने के लिए मजबूर किया और ऐसे खलनायकों को नियुक्त किया जिन्होंने स्वामी के उत्तराधिकारी कनिता की हत्या कर दी। राजधानी की सेना विकृत और क्रूर है। वे घुसपैठिए डार्क मून जितनी अच्छी नहीं है। सभी सरदारों की उपस्थिति में लाल आत्मा के स्वामी जोश ने ऑब्सीडियन को अपने उत्तराधिकारी कनिता की मृत्यु और मोर्दो नगर में नीदर हाइड्रा सेना के विभिन्न कुकृत्यों के बारे में रोते हुए बताया। इससे ऑब्सीडियन और भी शर्मिंदा हो गया। उसके मन में समूह के आत्मविनाश के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से इकट्ठा करने और उसकी लाश को कोड़ों से पीटने का विचार आया। पीड़ित जोश के लिए ऑब्सीडियन उसे सांत्वना देने के लिए केवल इतना ही कर सका कि उसने कनिता के अंतिम संस्कार की अध्यक्षता स्वयं करने और उसे साम्राज्य के वीर सेनापति की उपाधि प्रदान करने का वादा किया। उसने जोश को गठबंधन सेना का महाधिवक्ता भी नियुक्त किया, जो आदेश पारित करने और सैन्य आपूर्ति का प्रभारी होगा। यह आकर्षक नौकरी जोश के लिए एक मुआवजा मानी जा सकती थी। जब जोश कनिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, तभी फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ। कमोन परिवार के बुजुर्ग दानव अधिपति जीटा, जिन्हें वापस छोड़ दिया गया था, अचानक मर गए।
इस घटना से बड़े परिवारों में खलबली मच गई। एक बड़ा परिवार बनने के लिए वरिष्ठता और शक्ति दो सबसे बड़े कारक थे। दानव अधिपति बड़े परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ के बराबर था। अब जब जीटा की अचानक मृत्यु हो गई थी तो कामोन परिवार और अन्य बड़े परिवारों के मन में संदेह होना स्वाभाविक था। ऑब्सीडियन ने जल्दी से एक सैन्य बैठक बुलाई। बैठक में उसने जीटा के विरुद्ध डार्क मून की योजना की कड़ी निंदा की। दुर्भाग्य से वरिष्ठ परिवारों की प्रतिक्रिया आमतौर पर उदासीन रही। डार्क मून ने पहले ही सार्वजनिक रूप से वरिष्ठ परिवार और स्वामी कैदियों की रिहाई की घोषणा कर दी थी। इस समय उन्हें मारना आत्मघाती था। इसके अलावा वरिष्ठ परिवारों के कई लोगों ने जीटा के शव की जांच की थी। ये बंधनों का परिणाम नहीं था और उसकी शारीरिक बनावट भी सुरक्षित थी। हालांकि उसके आंतरिक अंगों को किसी ने चकनाचूर कर दिया था। इस तरह की शक्ति कम से कम एक दानव सम्राट स्तर की शक्ति से ही प्राप्त की जा सकती थी। क्या डार्क मून से कोई दानव सम्राट स्तर का जासूस आया है जिसने गठबंधन सेना पर घात लगाकर हमला किया और फिर रिहा हुए कैदी जीटा को मार डाला? कुछ बड़े परिवारों के प्रतिनिधि उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाए। ऑब्सीडियन मूर्ख नहीं था। उसने बड़े परिवारों के संदेह को देखा, लेकिन वह इस पर आंखें मूंद सकता था। मौजूदा हालात में ज्यादा स्पष्टीकरण देने से उसका संदेह और भी बढ़ जाता। वह बस इसे नज़रअंदाज कर सकता था और चुपचाप कड़वी गोली निगल सकता था। इस सैन्य बैठक का मुख्य उद्देश्य डार्क मून की ओर कूच करने के मुद्दे पर चर्चा करना था। मैजिक शैडो लीजन और नेदर हाइड्रा लीजन की दो हार ने राजधानी की गठबंधन सेना का मनोबल गिरा दिया था। दूसरी ओर डार्क मून आर्मी का मनोबल अब ऊंचा था, लेकिन इससे दोनों पक्षों के बीच ताकत के अंतर की भरपाई नहीं हो पाए। गठबंधन सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए एक जीत की सख्त जरूरत थी। उप कमांडर गैरेंट ने कहा कि अब जब सेना ने अपना विश्राम और पुनर्गठन पूरा कर लिया है तो उसे तुरंत डार्क मून पर हमला करने के लिए भेज दिया जाना चाहिए। ऑब्सीडियन ने एक और वाक्य जोड़ा, या तो हम लड़ेंगे नहीं, या फिर लड़ेंगे तो हम दुश्मन को जबरदस्त गति से मिटा देंगे। नए जनरल अफेयर्स ऑफिसर जोश खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने पूरी ताकत लगाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि डार्क मून पेचीदा है और उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उन्हें कठिन लड़ाइयों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, इसलिए रसद की उचित तैयारी और व्यवस्था होनी चाहिए। कम से ज्यादा होना बेहतर है। फिलहाल तैयारी में कुछ समय लगेगा। जोश का सुझाव था कि डार्क मून को न्यूनतम नुकसान के साथ एक ही झटके में नष्ट करने के लिए सेना भेजने से पहले सभी तैयारियां कर ली जाएं। अनुभवी और स्थिर स्वामी के इस सुझाव का अधिकांश स्वामियों ने समर्थन किया, खासकर सॉटर और जोक्स की सेना के विनाश से मिले सबक के बाद। डार्क मून निश्चित रूप से एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। कुछ बलिदानों के बिना डार्क मून को हराना असंभव था। हर कोई अपना नुकसान कम करना चाहता था। गैरेंट ने कुछ देर सोचा और सहमति जताई। ऑब्सीडियन ने सहमति देखी और अस्थायी रूप से आराम करने का फैसला किया। जोश द्वारा प्रस्तावित मानकों के अनुसार सभी रसद सामग्री तैयार होने के बाद पूरी सेना हमला करेगी और डार्क मून का सफाया कर देगी। ये सूचना डार्क मून पैलेस काउंसिल हॉल के डेस्कटॉप पर तुरंत दिखाई दी। ये बैठक में भाग ले रहे एस्टेट के मुख्य सदस्यों से घिरा हुआ था। राजधानी की मैजिक शैडो लीजन और नेदर हाइड्रा लीजन पर दो बड़ी जीतों ने डार्क मून आर्मी को प्रेरित किया। डार्क मून के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नेस्टा को रेड ब्लड लीजन का डिप्टी लीजन कमांडर और घुड़सवार सेना कमांडर नियुक्त किया गया। मूल रूप से डार्क मून के पास 30,000 घुड़सवार थे। इस बार नेस्टा के साथ 4,700 घुड़सवार लौटे। साथ ही मूनलाइट किले में शुरू में पकड़े गए 7,000 से ज्यादा जादुई छाया घुड़सवार भी थे। इस तरह कुल 40,000 से ज्यादा घुड़सवार थे। एक आत्मसमर्पण कर चुके जनरल का ऐसा पुनः उपयोग शिया के असाधारण साहस का परिचायक था। नेस्टा बहुत आभारी हुआ और उसने डार्क मून के मंत्रियों के सामने शाही परिवार की ओर से डार्क मून के साथ कभी विश्वासघात न करने की रक्षापत्र ली। सैन्य मनोबल को बढ़ाने के अलावा राजधानी के प्रसिद्ध जनरल के आत्मसमर्पण से शिया की प्रभाव शक्ति में भी कुछ हद तक सुधार हुआ। शिया वास्तव में एक बहुत साहसी स्वामी था, लेकिन इस नियुक्ति का साहस से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि नेस्टा पहले ही चेनरुई के ईश्वर भक्षी मुखौटे की कठपुतली बन चुका था। शुरुआत में गॉड ईटिंग मास्क की दो कठपुतलियां थीं। एक दानव अधिपति लोकी के चरम चरण मध्यरात्रि सूर्य के अधीन एक सक्षम सेनापति था। दूसरा लाल आत्मा के स्वामी जोश का पुत्र कनिता था। कठपुतलियों की सीमित संख्या के कारण चेनरुई ने नेस्टा को कठपुतली में बदलने से पहले कनिता की जान ले ली। जहां तक कनिता की बात है, जो बाद में समोआ के सामने प्रकट हुई, वह स्लाइम ही थी जो किसी भी रूप में रूपांतरित हो सकती थी। स्लाइम ने पहले तो रेड स्पिरिट एस्टेट में स्वामी होने का ढोंग रचा और कुछ देर तक दबंगई की, फिर चुपचाप रॉयस का पीछा करता रहा। अब वह अपने मालिक के सामने कड़ी मेहनत कर रहा था। शुरुआत से लेकर अंत में दुखद तरीके से गिरने तक उसकी हर पंक्ति और हर क्रिया सटीक थी। उसने कनिता के ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। वे तीर वास्तव में अमर डोडो के लिए गुदगुदी के समान थे।
आज्ञापालन के लिए बाध्य कठपुतलियों और स्वतंत्र रूप से रूपांतरित होने वाले पात्रों के साथ ब्लडमिस्ट घाटी वास्तव में राजधानी की सेना को लुभाने के लिए एक अच्छा मंच था। केवल जादुई छाया सेना के घुड़सवारों को ही अंधेरे में रखा गया था। उस रात समोआ ने मोर्दो शहर के बाहर असली नेस्टा को देखा, लेकिन घुड़सवार सेना डार्क मून के सैनिक थे। अंततः समोआ को ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट में फुसलाया गया। अभियान पर गए 90,000 सैनिक मारे गए। क्रोधित जादुई छाया घुड़सवार सेना ने भी डार्क मून के सामने सचमुच आत्मसमर्पण कर दिया। इस दृश्य में लाल आत्मा का स्वामी जोश सबसे प्रामाणिक पात्र था। यही कारण था कि वह ऑब्सीडियन के सामने आत्मविश्वास से सुझाव दे सकता था। अगर वह कठपुतली या छद्म होता तो शायद राजधानी के शक्तिशाली लोगों को मूर्ख नहीं बना पाता। लॉर्ड्स के युद्ध के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल जोश को कैद कर लिया गया। डोडो ने जोश बनकर कनिता के झूठे विद्रोह का इस्तेमाल जोश के विश्वासपात्र को छुड़ाने और रॉयस व अन्य लोगों को उच्च पद पर पहुंचाने में किया। वह राजधानी के संदेह को बढ़ाए बिना रेड स्पिरिट एस्टेट की स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सफल रहा। अपनी जान बचाने के लिए जोश ने आत्मसमर्पण कर दिया और चेनरुई का सेवक बन गया और पगलियों से एक पुराना जहर ले लिया। तभी उसे स्वामी के पद पर लौटने की अनुमति मिली। दरअसल वह डार्क मून द्वारा संचालित एक कठपुतली था। साम्राज्य की 4 प्रमुख संपदाओं में से शिया के पास पहले से ही 3 संपदाएं थीं। डार्क मून के खिलाफ राजधानी के धर्मयुद्ध में जोश शतरंज का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा बन गया। कनिता की मौत का फायदा उठाकर उसने एक अहम पद हासिल किया और जीटा की योजना बनाई। इससे बड़े परिवारों और ऑब्सीडियन के बीच संघर्ष और गहरा गया। फिलहाल जोश का मुख्य काम छिपकर रहना था। यह मोहरा सबसे जरूरी समय तक नहीं हिलेगा। चेनरुई यहीं रहेगी, बाकी लोग जा सकते हैं। शिया ने नवीनतम जानकारी देखते हुए हल्के से कहा। सब उठकर पीछे हट गए। इसाबेला के घूंघट के पीछे छिपी अद्भुत आंखों ने शिया को हल्के से देखा और चेनरुई के चेहरे पर कुछ देर रुककर चली गईं। डोडो यथार्थवादी परिवर्तन और शानदार अभिनय कौशल के साथ वापस आ गया। केवल शिया और चेनरुई ही परिषद हॉल में रह गए। आप कब छोड़ रहे हैं? जोला के टेलीपोर्टेशन पोर्टल में कुछ समय पहले सुधार किया गया था और इसे सामान्य उपयोग में लाने में कम से कम कल का समय लगेगा। अगर कोई ये संवाद सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। सबसे नाजुक पल में, जब राजधानी की सेना हमला करने वाली है, डार्क मून का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, वित्तीय अधिकारी, असल में भागने वाला है। लेकिन शिया ने कोई अजीब भाव नहीं दिखाया। उसने बस हल्के से सिर हिलाया, सावधान रहना। इन 2 वाक्यों के बाद एक क्षण का मौन छा गया। चेनरुई ने कई बार बात की, लेकिन शिया ने बातचीत जारी नहीं रखी। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। पिछले जन्मदिन की प्रयास घटना के बाद से, हालांकि अगुइले को उसका मंगेतर घोषित किया गया था, रॉयल हाइनेस की नाराजगी के कारण बेचारा मंगेतर उससे संपर्क करने में असमर्थ था। उसके लाभ और उपचार उसके जन्मदिन से पहले जितने अच्छे नहीं थे। मैं जाने वाला हूँ। कम से कम एक अलविदा चुंबन या कुछ तो होना चाहिए। वैसे मैंने बहुत दिनों से राजकुमारी रॉयल हाइनेस के मीठे होठों का स्वाद नहीं चखा है। जैसे ही चेनरुई सोच रहा था कि कैसे सफल हुआ जाए, शिया ने अचानक अपना मन बना लिया और कहा, आज रात यहीं रहो। चेनरुई की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। ये लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है। मैं शुरू में तो हजारों डॉलर जीतने का इरादा रखता हूँ, लेकिन अचानक जैकपॉट लग जाता है। क्या ये चरित्र के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद एक मजबूत उछाल है? चेनरुई ने आश्चर्य से राजकुमारी रॉयल हाइनेस की ओर देखा, जो संयोग से उसे ही देख रही थीं। शिया ने उसकी नज़रें बचा लीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा गई। हालांकि यह केवल एक क्षण था। चेनरुई ने पहले ही देख लिया था कि उन बैंगनी आंखों में क्या था, और वह धीरे धीरे चला गया। जब शिया को लगा कि वह आदमी उसकी ओर आ रहा है, तो उसका पूरा शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन वह हिली नहीं। मेरे प्रिय रॉयल हाइनेस, यह काम नहीं करेगा। चेनरुई की आवाज़ सुनकर शिया दंग रह गई। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। भेड़िया शाकाहारी कब से हो गया? तुम्हें ज्यादा सेक्सी कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हारे हाव भाव ज्यादा स्त्रैण होने चाहिए। फिर मोहक अंदाज में कहो, आज रात अपनी रखेल को बिगाड़ दो साहब। चेनरुई ने गंभीरता से कहा, शायद मैं रुकने पर विचार करूंगी। कमीने। शिया के चेहरे के भाव तुरंत दिलचस्प हो गए। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे ही उसने दांत पीसकर उस घटिया आदमी की तरफ मुक्का मारा। चेनरुई ने झट से इस भूसे को पकड़ लिया। एक झटके में राजकुमारी का पूरा शरीर उसकी बाहों में आ गिरा। धिक्कार है, मुझे जाने दो। शिया गुस्से से छटपटाई, पर अपनी पूरी ताकत से छूट नहीं पा रही थी। उसने फौरन उसके कंधे पर जोर से काट लिया। आउच, मेरा हाथ। लूसीफर रॉयल परिवार में काटने वाली रक्तरेखा प्रतिभा कब होती है? मदद करें। काउंसिल हॉल में मची करुण चीखें दूर खड़े गार्ड के कानों तक धीरे धीरे पहुंची। वे गार्ड जो इस पर आंखें मूंद लेते थे और कान नहीं देते थे।
आदमी की बाहों में संघर्ष धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन उसके शरीर पर दांतों के निशान विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाले थे। प्रिय राजकुमारी, क्या आप अभी भी नाराज हैं? आपके काटने से मैं लगभग मर ही गया हूँ। गधे, कमबख्त कमीने, औरत ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को काटते हुए स्पष्ट रूप से गाली दी। चेन रूई मुस्कुराया क्योंकि उसने राजकुमारी रॉयल हाइनेस के 2 मोटे और गीले अंकोशों को अपनी छाती पर दबाने के अद्भुत एहसास का आनंद लिया। क्या मुझे एक मूर्ख को जोड़ना चाहिए जो रोमांटिक नहीं है? मुझे फिर से अनुमान लगाने दो, अपने आप को मुझे सौंपने के अलावा, क्या मेरी राजकुमारी शिया के पास अभी भी यह व्यवस्था है? यदि युद्ध की स्थिति गंभीर है तो मुझे उसकी बहन और उन दोस्तों को पश्चिम से डार्क मून से बचने के लिए ले जाने के लिए कहो। इस बीच वह संपत्ति में रहेगी और मृत्यु तक लड़ेगी। शिया थोड़ा कांप उठी और उसने अपने दांतों को हल्का सा ढीला किया, जिससे किसी के हाथ के पीछे 2 सममित मेनिस्कस निशान दिखाई दिए। बिल्कुल, तुम अब भी हमेशा की तरह एक मूर्ख औरत हो। चेन रूई ने उसके मुलायम सुनहरे बालों को हल्के से सहलाया। बस यही बात है कि मेरे लिए एक ही चाल बेकार है। मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगी। तुम चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, मैं अभी और भविष्य में भी तुम्हारे साथ रहूंगी। शिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना माथा उसके कंधे पर कसकर दबा दिया। शिया, क्या तुम्हें मुझ पर इतना कम भरोसा है, या तुम्हें खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? मुझे नहीं पता, शिया ने धीरे से आह भरी। क्या तुम्हें इस लड़ाई पर पूरा भरोसा है? सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है। चेन रूई ने सिर हिलाया। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, मैंने कई परीक्षाओं का सामना किया है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं था, लेकिन आखिरकार मैं उनसे पार पा गया क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये करना चाहता हूं। मैं इस सिद्धांत को समझता हूं। मैं बस मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। बस थोड़ी सी हिचकिचाहट या थोड़ा डर। नहीं, मैं राजकुमारी रॉयल हाइनेस को कुछ समझाने का मौका मिलने से पहले ही उनका मुंह बंद हो चुका था। एक लड़के ने इस मौके का फायदा उठाकर उनके होंठों की वो खुशबू बटोर ली जिसकी उसे चाहत थी। एक रोमांचक उलझाव के बाद दोनों के होंठ खुल गए। चेन रूई ने अपना माथा दबाया और धीरे से कहा, शिया, मेरी बात सुनो। हम आखिरी जीत हासिल करेंगे, जैसे हम हमेशा साथ रहेंगे जब तक हमारे अंदर ये दृढ़ता है। क्या तुम्हारे पास है? शिया की बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी बैंगनी आंखें धुंधले पानी की एक परत से ढकी हुई थीं और उसकी आंखों के कोनों में हल्के हल्के आंसू बह रहे थे। हाँ। चेन रूई ने उसका चेहरा थामा और उसके माथे पर चूमा। मेरा सपना है कि मैं अपनी राजकुमारी के साथ एक शानदार रात बिताऊं, नहीं, कई शानदार रातें। जब हमारी जिद हकीकत बन जाए, पर अभी नहीं। बताओ मेरी औरत, क्या ये सपना सच होगा? हाँ। शिया ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली और उसकी आंखों में छिपी हल्की सी झिझक गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी नजर आ गई जो पहले कभी नहीं थी। वह स्नेह और दृढ़ता से भरी थी। एक लंबे समय के बाद लगातार कोशिश करने वाले लोगों को उसके कहे के विपरीत काम नहीं करना चाहिए, है ना? चोर का हाथ जो उसके कूल्हे में फंस गया था, उसे पकड़ लिया गया। फिर राजकुमारी रॉयल हाइनेस कुछ कदम पीछे हट गईं और उस आदमी से दूरी बना ली जो कपट कर रहा था। हे, ये तो बस एक सहज प्रतिक्रिया है। आज तो, लेकिन देर सवेर तुम मेरी औरत बनोगी। अभी तो मैं बस थोड़ी दिलचस्पी बटोर रहा हूँ। लगता है तुमसे कोई गलती हो गई। शिया के मुंह पर थोड़ी अहंकार भरी मुस्कान आ गई। यह एकमात्र सत्तात्मक विवाह है। विवाह के बाद भी सारे अधिकार और निर्णय मेरे हाथ में हैं। मेरी अनुमति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। लगता है मैंने अभी अभी एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। क्या अब मुझे इसका पछतावा हो सकता है? चेन रूई पछतावे से भरा हुआ था। दुनिया में कोई पछतावा वाली औषधि नहीं है, भले ही आप पोषण ग्रैंड मास्टर के उत्तराधिकारी हों। शिया की आंखों में एक बेहद दुर्लभ शरारत चमक उठी। हालांकि मौके हमेशा मिलते हैं। अगली बार आपको ज्यादा कामुक कपड़े पहनने चाहिए। आपके हाव भाव ज्यादा स्त्रैण होने चाहिए। फिर मोहक स्वर में कहें, राजकुमारी, आज रात अपनी उपपत्नी को बिगाड़ दीजिए। तब शायद मैं आपको रुकने देने पर विचार करूंगी। इस बार चेन रूई की अभिव्यक्ति दिलचस्प हो गई। हालांकि राजकुमारी रॉयल हाइनेस ने अभी भी इस आदमी की बेशर्मी को कम करके आंका। उस आदमी ने अपनी गर्दन को कंधे पर खींच लिया और आत्मविश्वास से भरी आकर्षक निगाहों से देखा। कृपया आज रात अपनी उपपत्नी को बिगाड़ दीजिए, राजकुमारी रॉयल हाइनेस। राजकुमारी रॉयल हाइनेस के शरीर में एक भयानक सांस चल रही थी और उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्होंने दांत पीसते हुए 2 शब्द कहे, दफा हो जाओ। महल से भागते हुए किसी के चेहरे पर निराशा थी। आवेग सचमुच शैतान है। अभी अभी अपने आवेग के कारण मैंने अपने दरवाजे पर पहुंचाया गया स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया और अब मेरे पास उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत उदास हो, महोदय, वित्तीय अधिकारी। बगल वाली गली में एक पेड़ की छाया में एक मनमोहक आवाज सुनाई दी। चेन रूई को उस आवाज के मालिक का पता बहुत पहले ही चल गया था। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। एक ऐसे इंसान के लिए जो अक्सर उदास रहता है, यह मेरी सहनशीलता की सीमा में है। दूसरे शब्दों में, सब कुछ नियंत्रण में है। सचमुच।
तुम सच में एक ऐसे इंसान हो जो खुद को तसल्ली दे सकता है, लेकिन हालात को मैं उतना नहीं समझ पा रहा हूँ जितना तुम समझते हो। मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम आज रात बहुत देर से बाहर आओगे। ये भविष्यवाणी लगभग पूरी हो गई थी। चेन रुई ने चुपके से बुदबुदाया। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वापस भेज दूं? सुंदर महिला मनमोहक आवाज़ हल्के से ठहाके लगाती हुई बोली, मुझे ऐसे आदमी को पकड़ना पसंद नहीं जिसके हाथ के पीछे किसी और औरत के दांतों का निशान हो। शायद मुझे तुलना करके देखना चाहिए कि क्या मैं किसी और दिन उससे ज़्यादा गहराई तक काट सकती हूँ। चेन रुई कड़वी मुस्कान के साथ बोली। इस धुंधली चांदनी में उसने सचमुच ये खोज की है। वह खुफिया विभाग की प्रमुख बनने के योग्य है। बिना गहन अवलोकन के इस क्षेत्र में रहना असंभव है। मुझे लगता है कि हमारी राजकुमारी रॉयल हाइनेस ने एक चिंतित आदमी के छोटे से प्रयास को अस्वीकार कर दिया, इसलिए यह आदमी निराश होकर महल छोड़ गया। आपने पहले भाग का अनुमान गलत लगाया है, लेकिन अंत सही है। महिलाओं का अंतर्ज्ञान वाकई भयानक होता है। चेन रुई ने अपना सिर खुजलाया। मैं कल सुबह जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी कुछ खास चीज़ें और दूसरे तोहफे लाने की ज़रूरत है? जाहिर है, बस बात यह है कि मुझे जो तोहफा पसंद है वो मिलना काफ़ी मुश्किल है। एक खूबसूरत शख्सियत उस साए से बाहर निकली। इस संकट से बचकर निकलो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? चेन रुई अचंभित रह गया। अभी वह महल में किसी को प्रोत्साहित कर रहा था, और महल से बाहर निकलते ही उसने उसे तुरंत प्रोत्साहित कर दिया। उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें ये करना ही होगा। वह आकर्षक आकृति धीरे धीरे झुकी, उसके शरीर को सांप की तरह फंसाया और उसे पेड़ की छाया में खींच ले गई। एक क्षण के गहरे चुंबन के बाद वह आकर्षक आवाज फिर सुनाई दी, कौन बेहतर है, मैं या वह? ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। वह बस यूं ही कह सका, दोनों अच्छे हैं। औरत ने घुरघुराहट भरी। उसने हिम्मत करके उसका हाथ अपनी ब्रा में डाला और सफ़ेद जैड के टुकड़े को पकड़ लिया। यहाँ क्या है? ये पहली बार था जब दोनों के बीच इतने बड़े पैमाने पर संपर्क हुआ, खासकर तब जब महिला ने पहल की। महल में जो हिस्सा पहले शांत था वह अचानक सक्रिय हो गया। फिर उस आदमी ने सवाल का जवाब लोभी से दिया। औरत ने उसे खुलकर जवाब देने दिया। वह धीरे से हाँफते हुए, इठलाते हुए बोली, मैं किसी राजकुमारी जैसी नहीं हूं जो खोखले वादे करती है। जब तक तुम वह उपहार ला सकते हो तब तक तुम जो चाहो कर सकते हो। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, उसका नाजुक शरीर उस आदमी के नियंत्रण से छूट गया। जाते हुए वह उस जोशीले हथियार को झटकना नहीं भूली। अभी नहीं कर सकते, जब तुम तोहफा वापस लाओगे तब देखेंगे। ठीक है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। घर पर अभी भी कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्लेबॉय। जब उसने आखिरी शब्द कहा तो वह कुछ मीटर दूर जा चुकी थी। बस एक आदमी बचा था जो निराश भाव से अपना निचला शरीर ढंक रहा था। निश्चित रूप से मुझे फिर से चिढ़ाया गया। कितनी खूबसूरत लड़की है, वो तो किया के बराबर है। अगर वह छोटी सी आकर्षक लड़की एक प्यारी साधारण परिवार की लड़की थी जो समय समय पर छोटी मोटी चालें चलती रहती थी, तो ये बड़ी आकर्षक लड़की एक चालाक और चिढ़ाने वाली अमीर परिवार की महिला थी। दोनों के अपने अपने फायदे थे। मुझे वापस जाना ही होगा। खैर, मेरी असली योजना आज रात घर पर तीनों औरतों के साथ मौज मस्ती करने की है। इस बार बाहर जाने के बाद मैं कुछ देर तक वापस नहीं आ पाऊंगा। अगर सब ठीक रहा तो शायद पूरी लड़ाई का माहौल ही बदल जाए। मिशन के लिए कुछ ऊर्जा बचाना याद रखें। नो माउथ फेस। क्या आपने इसके बारे में सुना है? रॉयल हाइनेस रीजेंट की सेना डार्क मून में लगातार 2 लड़ाइयां हार गई थी। मैंने ये भी सुना है कि नेदर हाइड्रा लीजन के जनरल समोआ मारे गए और मैजिक शेडो लीजन के जनरल नेस्टा ने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल नेस्टा का दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण समोआ के निजी बदले की वजह से था, है ना? जनरल नेस्टा कई दिनों तक ब्लडमिस्ट घाटी में रहे। आखिरकार समोआ घाटी में आ गया। उसने न सिर्फ जनरल नेस्टा को मजबूत नहीं किया, बल्कि मैजिक शेडो लीजन को भी खत्म करना चाहता था। उसने रेड स्पिरिट एस्टेट के वारिस कनिता को भी मार डाला। जनरल नेस्टा इतना क्रोधित हुआ कि उसने डार्क मून की तरफ रुख कर लिया। बस इतना ही। कामोन परिवार के दानव अधिपति बड़े जीटा को डार्क मून ने रिहा कर दिया और रेड स्पिरिट एस्टेट में वापस भेज दिया, लेकिन उसे मार दिया गया। जानते हो ये किसने किया? कहा जाता है कि बड़े परिवारों से निपटने का रीजेंट का यही तरीका होता है। अपनी आवाज़ कम करो। हे, राजधानी में अब कौन यह नहीं जानता? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन रुई राजधानी के उत्तरी उपनगरों में एक शराबखाने में बैठकर शराब पीते हुए चुपचाप चर्चा सुन रहा था। पिछली हार के बाद पुनः स्थापित डार्क डेमन ज्यादा सक्षम हो गया था। युद्ध की खबरें, जिनमें कुछ खुफिया जानकारी भी शामिल थी, कम से कम समय में राजधानी के हर कोने में तेजी से फैल गई थीं। टेलीपोर्टेशन प्रवेश द्वार से डार्क मून निवास के माध्यम से रेनबो वैली और फिर राजधानी तक पहुंचने में केवल कुछ ही घंटे लगे।
चेन रूई ने राजधानी में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वह शहर के बाहरी इलाके में एक गाड़ी पर सवार हो गया और उत्तर की ओर व्हाइट फैदर एस्टेट की ओर बढ़ गया। व्हाइट फैदर एस्टेट के लॉर्ड सिकाली लूसिफर शाही परिवार से थे। उनके पूर्वजों में भी शाही खून था। उन्हें व्हाइट फैदर एस्टेट में इसलिए आवंटित किया गया था क्योंकि वे उपपत्नी के वंशज थे। कई पीढ़ियों के प्रबंधन, विकास और बंजर भूमि सुधार के बाद उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई और वे फॉलन एंजल साम्राज्य की 4 प्रमुख संपदाओं में से एक बन गईं। सभी सरदारों में सिकाली ही वह था जो दोनों पक्षों से लाभ उठाने में माहिर था। उसने इस बार गठबंधन सेना के लिए भी कुछ सैनिक भेजे थे। ये थोड़ा औपचारिक लग रहा था, लेकिन उसने वॉरलॉक किले में जनरल जॉर्ज के साथ संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। ऑब्सीडियन ने डार्क मून के खिलाफ धर्मयुद्ध के लिए सेना भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिया के सबसे कट्टर समर्थक होने के नाते साम्राज्य के पहले सेनापति जॉर्ज चुपचाप बैठकर देखते नहीं रह सकते थे। सिकाली का इरादा इस समय जॉर्ज के साथ संघर्ष छेड़ने का था, ये स्पष्ट था। एक तरह से जब डार्क मून को ऑब्सीडियन द्वारा नष्ट कर दिया गया तो सिकली की साख अभियान में शामिल होने वाले अधिकांश लॉर्ड से भी अधिक हो गई। पिछली बार वॉरलॉक किले में अपने ससुर की मदद करने के बाद चेन रूई व्हाइट फैदर एस्टेट से राजधानी और रेड स्पिरिट एस्टेट होते हुए डार्क मून लौट आया था। उस समय वापस जाने की जल्दी में होने के कारण उसने कई बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। अब जबकि उसने व्हाइट फैदर एस्टेट की विशेष यात्रा की थी, उसने रास्ते में अपने अनुभव और अवलोकन से इस अपेक्षाकृत साधारण एस्टेट के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा था। व्हाइट फैदर एस्टेट डार्क मून से थोड़ा छोटा और रेड स्पिरिट एस्टेट से बड़ा था। हालांकि रेड स्पिरिट एस्टेट के टाउन मोडो और टाउन मोलिंग जैसे विशिष्ट और समृद्ध शहर नहीं थे, फिर भी जनसंख्या व्यापक रूप से वितरित थी और विकास अधिक संतुलित था। डार्क डेमन से प्राप्त विभिन्न खुफिया जानकारी के विश्लेषण से व्हाइट फैदर एस्टेट की युद्ध क्षमता किसी भी तरह से रेड स्पिरिट एस्टेट से कमतर नहीं थी। इस बार व्हाइट फैदर एस्टेट और वॉरलॉक किले के बीच संघर्ष का कारण राशन था। वॉरलॉक किले का राशन राजधानी और व्हाइट फैदर एस्टेट द्वारा प्रदान किया जाता था। राजधानी के धन उगाही घोटाले के कारण मूल सैन्य वेतन और राशन में भारी कटौती की गई थी। इस बीच व्हाइट फैदर एस्टेट खराब फसल का बहाना बनाकर राशन की आपूर्ति में देरी कर रहा था। इससे चिंतित वॉरलॉक किले के सैनिकों ने व्हाइट फैदर एस्टेट के उत्तर में कई कस्बों में लूटपाट की, जिससे व्हाइट फैदर एस्टेट के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। व्हाइट फैदर एस्टेट के लॉर्ड सिकाली ने वॉरलॉक किले के रक्षकों की सार्वजनिक रूप से निंदा की। उन्होंने जनरल जॉर्ज से उन सैनिकों को सौंपने की मांग की जिन्होंने ये बुरे काम किए थे। जनरल जॉर्ज ने यह मानने से इनकार कर दिया कि लूटपाट वॉरलॉक किले के सैनिकों ने की थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सिकाली सिर्फ कहानियां गढ़ रहा था क्योंकि टाउन निम्बस, जो वॉरलॉक किले के उत्तर में सबसे नज़दीक था, अछूता था। उसने सैन्य आपूर्ति में देरी की और राजधानी के रीजेंट ऑब्सीडियन को खुश करने के लिए जानबूझकर हंगामा खड़ा किया। चूंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, इसलिए संघर्ष गतिरोध में ही रहा। बस इतना था कि व्हाइट फैदर एस्टेट के लोगों को, खासकर बुरी तरह प्रभावित कस्बों के लोगों को, सिकाली पर एक तरह का अंधविश्वास था। उन्हें जनरल जॉर्ज के स्पष्टीकरण पर जरा भी यकीन नहीं था। उन्होंने वॉरलॉक किले के प्रति घोर शत्रुता दिखाए और जनरल जॉर्ज के खिलाफ जाने में सिकाली का साथ दिया। अब सिकाली ने शहरवासियों को लूटपाट से बचाने के लिए एस्टेट से बड़ी संख्या में सेना उत्तरी कस्बों में भेज दी थी। चेन रूई के नज़रिए से ये बात पहले से ही स्पष्ट थी। जैसा कि जनरल जॉर्ज ने कहा था, जब ऑब्सीडियन डार्क मून के खिलाफ धर्मयुद्ध कर रहे थे, तब सिकाली जानबूझकर जनरल जॉर्ज को टालने के लिए बहाने बना रही थी। चेन रूई उत्तर की ओर चला गया और व्हाइट फैदर सिटी पहुंच गया, जो उस संपत्ति का केंद्र था। व्हाइट फैदर सिटी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जो डार्क मून से भी छोटा नहीं था। ये स्पष्ट था कि इसे बहुत मेहनत से बनाया गया था। दानव क्षेत्र के कई स्थानों पर साहित्यिक चोरी के संस्करणों की तरह कई इमारतों और सुविधाओं पर डार्क मून की छाया थी। उदाहरण के लिए, सामने नवनिर्मित बैटल बॉल अखाड़ा, इसमें टिकटों की बिक्री, जुए के टिकटों की बिक्री, बैटल बॉल के सामान की दुकानें वगैरह सब कुछ था। ये पूरी तरह से साहित्यिक चोरी थी। अखाड़े में प्रवेश करने वाले दर्शकों को देखकर बॉल बाजार में काफ़ी चहल पहल थी। वाह, सुना है इस बार सर लॉर्ड खुद बजाएंगे। टिकट तो बहुत पहले ही बिक गए थे। वह इंटरमीडिएट डेमन के स्तर पर अपनी ताकत को दबा देगा और सबसे मजबूत आइस फैदर लीजन टीम के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निजी टीम का नेतृत्व करेगा। टिकटों और जुए से होने वाली सारी आय उन बच्चों और कमज़ोर लोगों को दान कर दी जाएगी जिन्हें मदद की ज़रूरत है। हम साहब बहुत दयालु हैं। कमज़ोर लोग ज़रा भी सहानुभूति के लायक नहीं हैं। परोपकारी। 5 साल पहले घोड़ा चोरों ने मासिमो शहर को जलाकर लूट लिया था। सर लॉर्ड बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सेना के साथ अकेले ही 3600 घोड़ा चोरों को मार डाला। उन सिरों को मासिमो शहर में ऊंचा लटका दिया गया और एक पहाड़ी पर ढेर लगा दिया गया। मैंने अब तक घोड़ा चोरों के बारे में और कोई खबर नहीं सुनी। सर सिकली सबसे दयालु और शक्तिशाली स्वामी हैं। पर उपकारी। 5 साल पहले घोड़ा चोरों ने मासिमो शहर को जलाकर लूट लिया था। उन सिरों को मासिमो शहर में ऊंचा लटका दिया गया और एक पहाड़ी पर ढेर लगा दिया गया। मैंने अब तक घोड़ा चोरों के बारे में और कोई खबर नहीं सुनी।
जब तक वे जीवित हैं, हमारी श्वेतपंख संपदा निश्चित रूप से पूरे साम्राज्य और यहाँ तक कि दानव क्षेत्र में भी सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली संपदा बन जाएगी, डार्क मून से भी कहीं आगे। डार्क मून के साथ क्या मामला है? क्या राजकुमारी शिया अक्सर व्हाइट फेदर एस्टेट में मदद मांगने नहीं आती थीं? सर सिकाली हर बार उदारता से पैसे दान करते थे। हालांकि जब कुछ समय पहले सर सिकाली डार्क मून गए थे, तो राजकुमारी शिया वास्तव में कृतघ्न और कंजूस थीं। इस बार वह राजधानी से सजा पाने की हकदार हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन रूई ने सुनते ही भौहें चढ़ा दीं। रास्ते भर फैली अफवाहों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्हाइट फेदर एस्टेट में सिकाली की प्रतिष्ठा अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि यह सर लॉर्ड बाहर से एक पाखंडी और तटस्थ व्यक्ति है, लेकिन एस्टेट में वह एक पूर्ण ईश्वर सदृश अस्तित्व है जिसकी लोग आंख मूंद कर पूजा करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एक आदेश जारी होते ही एस्टेट के लगभग सभी लोगों ने जनरल जॉर्ज और वॉरलॉक किले के प्रति तीव्र शत्रुता दिखाए। चाहे सिकाली एक कुलीन लॉर्ड हो जो लोगों की सेवा करता हो, इस स्तर तक पहुंचना वास्तव में आसान नहीं है। चेन रूई का पहले तो वॉरलॉक किले में जाने का इरादा था, लेकिन अब उसे व्हाइट फेदर एस्टेट के स्वामी के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी, जिससे वह पहले कुछ हद तक घृणा करता था। इस बारे में सोचने के बाद उसने एक स्केल पर से ऊंची कीमत पर एक टिकट खरीदा और भीड़ के पीछे पीछे अखाड़े में चला गया। आजकल दानव क्षेत्र के शीर्ष खेल के रूप में पारंपरिक मार्शल फाइटिंग की जगह बैटल बॉल ने धीरे धीरे ले ली है। कई लोग बैटल बॉल और मार्शल फाइटिंग को दो प्रमुख खेल भी मानते थे, क्योंकि एक सामूहिक और दूसरा व्यक्तिगत खेल था, इसलिए कोई संघर्ष नहीं था। अखाड़ा लोगों से खचाखच भरा था। सिकाली के अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए प्रकट होते ही माहौल चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। दर्शकों ने एक स्वर में स्वामी का नाम पुकारा। जब भी वह गेंद को छूते, दर्शकों की जोरदार जयकार गूंज उठती। इस माहौल से प्रेरित होकर खिलाड़ियों और अखाड़े के दर्शकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। ये भाव अब किसी स्वामी या सितारे के प्रति नहीं था, बल्कि वे कट्टरपंथियों की तरह अपने भगवान से चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। इस भयानक कट्टरता ने चेन रूई को मन ही मन हैरान कर दिया। डार्क मून में शिया की प्रतिष्ठा पहले से ही काफी मजबूत थी, लेकिन व्हाइट फेदर एस्टेट में सिकाली के प्रभाव से वह कोसों दूर थी। उसे जरा भी शक नहीं था कि जब तक सिकाली हथियार उठाएगा, न सिर्फ सेना बल्कि एस्टेट के ज्यादातर नागरिक भी राजधानी समेत किसी पर भी अपनी मुठ्ठियां और चाकू तानने से नहीं हिचकिचाएंगे। इससे चेन रूई को किसी दूसरी दुनिया के ऐतिहासिक थर्ड राइक के एक तानाशाह की याद आ गई। चेन रूई का मन बदल गया और वह खेल देखने के बजाय खड़ा हो गया। जोरदार शोर के बीच खेल का पहला हाफ खत्म हो गया। स्कोर 4-3 था। नागरिक टीम एक गोल से आगे थी। हालांकि सिकाली बहुत मजबूत थी, लेकिन बैटल बॉल एक व्यक्ति का खेल नहीं था। इसके अलावा आइस फेदर लीजन के कुलीनों ने सिकाली के पूर्व आदेशों के तहत पूरी निडरता से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इससे मुकाबला और भी वास्तविक और जबरदस्त हो गया और दर्शकों की प्रतिक्रिया और भी तीव्र हो गई। खिलाड़ियों के लाउंज में टीम के डॉक्टर घायलों का इलाज करने के लिए दौड़ पड़े। अंशकालिक कोच सिकाली के कुछ शब्दों ने उनके साथियों का मनोबल चरम पर पहुंचा दिया। फिर उन्होंने दूसरे हाफ के लिए आक्रामक और रक्षात्मक रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया। अचानक सिकाली रुका और इन खिलाड़ियों को पहले बाहर निकलने का इशारा किया। हालांकि खिलाड़ी थोड़े हैरान हुए, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वे सब बाहर चले गए, सिर्फ सिकाली ही लाउंज में रह गया। बाहर आओ, सिकाली ने हल्के से कहा। चेन रूई की आकृति कोने में छिपी परछाई से धीरे धीरे प्रकट हुई। उसने ये छिपने की तकनीक मिस सीक्रेट इंटेलिजेंस से सीखी थी। वह अपनी सांस और आकृति दोनों छिपा सकता था। अभी बहुत से लोगों ने उसे देखा नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिकाली उसे देख लेगी। दरअसल चेन रूई अभी थोड़ा विचलित था और वह मनुष्य और पर्यावरण के बीच एकता की सर्वोत्तम स्थिति बनाए रखने में असमर्थ था। एक क्षण में उसने एक छोटी सी खामी उजागर कर दी, लेकिन सिकाली को इसका एहसास हो गया। सिकाली की गहरी समझ स्पष्ट थी। चेन रूई के ध्यान भटकने का कारण विश्लेषणात्मक आंखों में सिकाली की जानकारी थी। जाति, गौरवशाली शाही परिवार उत्परिवर्तित, व्यापक शक्ति मूल्यांकन EA, शारीरिक बनावट E1 शक्ति EA, आत्मा EA, जोड़ चपलता EA। विश्लेषण डार्क विशेषता, खेल की जरूरतों के चलते मध्यवर्ती दानव स्तर पर उसकी सती शक्ति दब जाती है, लेकिन दानव सम्राट के डेटा के मध्यवर्ती चरण की असली शक्ति पिछली बार डार्क मून एस्टेट में आए सिकाली से बिल्कुल अलग है। उस समय सिकाली की असली शक्ति A+ दिखाई दी, जो दानव सम्राट का चरम चरण था। विश्लेषणात्मक दृष्टि गलत नहीं होगी, इसलिए मेरे सामने वाला सिकाली असली सिकाली नहीं है। एक विकल्प जो दानव सम्राट का मध्यवर्ती चरण भी है। यह एहसास होने के बाद कि सिकाली शायद सिर्फ एक विकल्प था, चेन रूई के विचार बदल गए। उसने शुरुआती सिर काटने का ऑपरेशन रद्द कर दिया। एक नई योजना का प्रारूप तुरंत उसके दिमाग में आ गया। नई योजना क्या होगी? शायद किसी और की जगह खुद को रख लिया जाए।